भारतीय फिल्म सेक्टर 36 किस असल खौफनाक वाक़ये पर मबनी है? नाज़रीन, क्या आप भारतीय फिल्मों के शौकीन हैं? क्या आप जानते हैं कि भारतीय फिल्म सेक्टर 36 एक सच्चे वाक़ये पर मबनी फिल्म है? अगर नहीं जानते तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी दिलचस्पी की हामिल होगी, क्योंकि इसमें आपको नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने वाली भारतीय फिल्म सेक्टर 36 की कहानी से मुतल्लिक बताया जाएगा। दोस्तों, कौन नहीं जानता कि भारत जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क इंसानी हकूक की पामालियों में सरे फहरिस्त है। कौन सा ऐसा जुर्म है जो भारत में नहीं होता? आए रोज़ आलमी इदारे भारत के अंदर होने वाले इंसानियत सोज वाक़यात पर मजम्मत कर रहे होते हैं, और रिज़ल्ट ये निकलता है कि महान भारत में गैर इंसानी सरगर्मियाँ मज़ीद रफ्तार पकड़ लेती हैं। आजकल सोशल मीडिया पर भारत के जिस फिल्म के चर्चे हो रहे हैं वो सेक्टर 36 है। और सेक्टर 36 एक इलाके का नाम तो है, लेकिन इस इलाके में जो सानहा हुआ इसने पूरी इंसानियत को लर्जा कर रख दिया। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि इस सानहे के ज़िम्मेदारान जुर्म साबित होने के बावजूद भी खुली फ़िज़ा में आज़ाद घूम रहे हैं। खैर, मुद्दे की बात पर आएँ तो वो ये है कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने वाली भारतीय फिल्म सेक्टर 36 एक सनसनीखेज़ थ्रिलर है जो नठारी सानहे पर मबनी है। ये फिल्म नठारी में रोनुमा होने वाली हलाकतों के असल कहानी को पेश करती है, जिसे नठारी सीरियल किलिंग केस के नाम से जाना जाता है। फिल्म में नठारी खुफिया ज़िंदगी और इसके जराइम का पर्दाफाश किया गया है जो बच्चों को कत्ल करता है। फिल्म सेक्टर 36 एक सानहा दोस्तों, साल 2006 में होने वाली 17 बच्चों और ख़वातीन के सफ़ाकाना कत्ल की होलनाक वारदात भारत की तारीख़ का वो स्याह तरीन बाब है जिसे दुनिया भर के ज़राए इब्लाग में शाया किया गया है। इस सानहे में मुख्तलिफ़ मकामात से ख़वातीन और बच्चों की हड्डियों के ढांचे बरामद होते थे। काबिल ज़िक्र बात यह है कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद मक़तूलीन के लवाहिकीन को आज तक इंसाफ ना मिल सका। भारत मीडिया में इसे बदनामे ज़माना नठारी केस का नाम से लिखा जाता है, जो भारत में अब तक होने वाले बड़े और होलनाक जराइम में से एक है। इस मुकदमे ने अपने सफ़ाकाना और ख़तरनाक नोयत के जराइम की वजह से मीडिया में सुर्खियों में जगह बनाई। ये केस साल 2006 और 2005 के दौरान नठारी गांव से छोटे बच्चों, बच्चियों और नौउम्र अफराद के मुसलसल लापता होने के बाद मंजर आम पर आया। इब्तदाई तहकीकात में गांव के रहायशी मनिंदर सिंह पंढर नामी ताजिर के बंगला नंबर 5D का सुराग मिला, जिसके बाद गांव से लापता होने वाले बच्चों और बड़ों की गुमशुदगी का मुअम्मा बिलतरतीब खुलता चला गया। दोस्तों, मनिंदर सिंह शख्स एक बंगले में अपने मुलाजिमीन के साथ रहाइश पजीर था। इसका ख़ास मुलाजिम सरिंदर कूली था, जो इस मुकदमे में मनिंदर सिंह के साथ नामजद मुलजिम है। जिसके बाद बंगले के मालिक पंढर और इसके नौकर कूली को 29 दिसंबर 2006 को गिरफ्तार कर लिया गया। 30 दिसंबर 2006 को नाले से मजीद ढांचे निकाले गए। सिर्फ ढांचों की बरामदगी उन्हें कातिल साबित करने के लिए काफ़ी नहीं थी। इस वाक़े ने पूरे मुल्क में सनसनी पैदा कर दी थी और लोग इंसाफ का मुतालबा करने लगे। अवाम गुस्से के दबाव में उत्तर प्रदेश हुकूमत ने 11 जनवरी 2007 को ये केस CBI को सौंप दिया। नाजरीन, 2 माह की पुलिस हिरासत के बाद CBI को भी कूली के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका। ताहम कुछ दिनों बाद CBI ने मजिस्ट्रेट को 27 फरवरी 2007 को मुलजिम कूली ने मजिस्ट्रेट के रूबरू अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए तफसीली बयान दिया कि किस तरह उसने मुतासरीन 9 लड़कियां, 2 मर्द बच्चे और 3 बालिग ख़वातीन को लालच में घर में बुलाकर इनका कत्ल किया और इनकी लाशों के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करने के बाद लाशों को काट कर खा गया और जिस्म की बाकियात को बंगले के उकब में नाले में फेंक दिया। मुलजिम कूली के मुताबिक इसने ये तमाम कत्ल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान ड्राइंग रूम में किए थे। हर कत्ल के बाद वो लाश को ऊपर बाथरूम ले जाता और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता था। मक़तूलीन ने जिस्म के कुछ आज़ा पका कर खाने के बाद ही बाथरूम और ड्राइंग रूम की सफाई करता। ये यकीन करना बहुत मुश्किल है कि किसी भी कत्ल में एक बार भी ना पंढर और ना ही इसके किसी और मुलाजिम ने इसे देखा। इसी बात के सबब मुकदमे की समाअत में किसी को बतौर गवाह ना बुलाया गया।
دوستوں 29 دسمبر سال 2006 کو مذکورہ مقدمے میں بنگلے کے مالک منندر سنگھ اور اس کے نوکر سنندر کولی کو مرکزی ملزم کے طور پر باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا۔ 13 فروری سال 2009 کولی کو سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے کئی متاثرین میں سے ایک رمپا ہلدر کی عصمت دری اور قتل کے الزام میں موت کی سزا سنائی۔ 10 ستمبر کو پنڈھیر اور کولی کو ٹرائل کورٹ نے موت کی سزا سنائی۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے پنڈھیر کو بری کر دیا لیکن کولی کو سزائے موت کی توثیق کر دی۔ 7 جنوری 2010 کو سپریم کورٹ نے کولی کی سزائے موت کو کالعدم قرار دیا لیکن کیس بتدریج چلتا رہا اور 20 جولائی سال 2014 کو کولی کے رحم کی درخواست کو سابق صدر پرناب مکھرجی نے مسترد کر دیا۔ 8 ستمبر کو عدالت نے ایک بار پھر کولی کی پھانسی کے عمل کو رات 1 بجے روک دیا جس سے 12 ستمبر کو میرٹھ جیل میں پھانسی دی جانی تھی۔ 12 ستمبر کو سپریم کورٹ نے کولی کی پھانسی روکنے کا عبوری حکم روک کر سزا 29 اکتوبر تک بڑھا دی۔ بعد ازاں 28 اکتوبر کو چیف جسٹس ایچ ایل دتو کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی بینچ نظر ثانی کی درخواست کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں کوئی غلطی نہیں کی۔ 29 جنوری سال 2015 کو چیف جسٹس چندر چوڑ اور جسٹس بگھیل پر مشتمل ایک ڈویژن بینچ نے کولی کی سزائے موت پر عمل پھر روک دیا۔ اس کی طرف سے بیان کردہ وجہ یہ تھی کہ رحم کی درخواست پر فیصلہ کرنے سے غیر معمولی تاخیر کی پیش نظر یہ غیر آئینی ہو گیا۔ جولائی سال 2017 کو سی بی آئی نے ملزمان پنڈھر اور کولی کو مجرم ٹھہراتے ہوئے یہ کہا کہ سزا 24 جولائی کو سنائی جائے گی اور پھر 24 جولائی کو پنڈھیر اور کولی کو پنکھی سزا کیس میں سی بی آئی نے عصمت دری اور قتل کے الزام میں موت کی سزا سنا دی۔ قتل کے 16 مقدمات میں سے یہ 8واں کیس ہے جس میں نٹھاری کیس میں فیصلہ سنایا گیا ہے۔ دیگر 8 مقدمات کے فیصلے ابھی آنا باقی ہیں۔ اس کیس کو پہلی بار منظر عام پر آئے تقریباً 12 سال ہو چکے ہیں اور اہل خانہ ابھی تک انصاف کے منتظر ہیں۔